हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज का हमारा सेशन होगा बीएससी के फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो जैसा कि बीएससी के फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्टिनाइड्स के बारे में सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यू यूनिट, जिसका नाम है मेटल कार्बोनेट, मतलब मेटल कार्बोनेट। ठीक है ना, इस यूनिट को पढ़ाएंगे, जिसमें देखो इस यूनिट में इंपॉर्टेंट ये है कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल क्या होता है, डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल क्या होता है, एक प्रिपरेशन, एक मेथड प्रिपरेशन का पढ़ना है। ठीक है ना, इसमें जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है। फिर उसके बाद इन दो कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन समझना होगा, साथ में उसका स्ट्रक्चर भी देखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को देखना होगा, कौन सा कंपाउंड होगा जो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। तो इतना सारा आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें तो मैंने जो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं वो मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और फिर तो वो एग्जाम के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सेशन को और समझते हैं प्रॉपरली सिंपल वे में कि कैसे क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आउटलाइन दे रहे हैं आपको प्रॉपरली, जिससे आप अच्छे से पढ़िए। एग्जाम तो नियर अबाउट आ ही गया है, आप लोग उसको प्रिपरेशन अच्छे से करिए और समझिए। ठीक है, चलिए, सेशन जब खत्म हो जाएगा ना तो मैं एक मॉडल पेपर जस्ट लाइक हर एक यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है, और आप मैक्सिमम बिलीव करिएगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है ना, बिलीव नहीं करिएगा तो कम से कम क्वेश्चन तो देख लीजिएगा, देखने के बाद आपको जब एग्जाम दे लीजिएगा उसके बाद तो मिलाइएगा, अगर अच्छा लगा तो बिलीव करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए समझते हैं हम क्या कि अपना जो यूनिट है उस यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट का नाम है, क्या यूनिट का नाम है, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट इन सेंस कोई एक मेटल होगा, उसके साथ कार्बोनिल लगा होगा। ठीक है ना, तो ये जो मेटल होने का जो कंडीशन है, मेटल होने का जो कंडीशन है बच्चा, वो मेटल किससे बिलोंग करना चाहिए, डी ब्लॉक से। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है ना, सॉरी, ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए। ट्रांजिशन मेटल के साथ कार्बोनिल जुड़ेगा, जस्ट लाइक निकल के साथ, जस्ट लाइक फेरस के साथ, जस्ट लाइक क्रोमियम के साथ। ठीक है ना, जस्ट लाइक कॉपर के साथ, मैग्नीज के साथ। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा जो सिलेबस में हमारे है ना वो डी1 के लिए हो जाता है। ठीक है ना, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उससे काम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में, यूनिट के बारे में, जो मेटल कार्बोनेट है कि क्या है हमको पढ़ना। ठीक है, तो आज का हमारा जो यूनिट स्टार्ट होने से पहले एक हमने लाइन लिखा है, केवल खासकर उसके लिए जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहा है। नॉट इवन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, इट इज आल्सो फॉर सुहेलदेव हुआ। ठीक है ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी हुई, जितनी भी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कैरिड आउट है सबके लिए सिंपल लाइन है, और उस बच्चों के लिए है ना। ये कोई मोटिवेशन नहीं कि आपको मोटिवेट होना, कुछ नहीं। स्टार्ट राइटिंग नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, लेट अस सपोज एक मिनट के लिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, अब ऐसा कोई इसका आर्गूमेंट मत करने लगिएगा, नहीं तो आप लोग गलत वो बता रहे हो। क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप छोड़ने वाले हो उस क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो नंबर पूरा कटने वाला है, तो उसके जगह पे कोई जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप अच्छे से लिख दो ना। ये जो मुझे सजेशन मिला था, मुझे भी सजेशन गुरुजी ने दिया था, वो सजेशन गुरुजी ने दिया था। जो सजेशन उसमें दिया था उन्होंने कहा था कि अगर लेट अस सपोज वहां के लिए ये टर्म कंडीशन उस नियम पर लागू होगा जहां पर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो कुछ तो ऐसा होगा जो आपको याद आ रहा होगा, जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बस आंसर डालिए, क्वेश्चन डालिए, उसको लिखते चलिए जाइए, खुद को सेटिस्फेक्शन होगा। देखो, लिखो लिखो, ठीक है, छोड़ो मत, लिखो प्रॉपर। इसीलिए बोल रहे हैं स्टार्ट राइटिंग, राइटिंग को लिखो, लेकिन क्या लिख रहे हो वो अलग कहानी है। ठीक है ना, ये नियम कब लागू होता है, जब आप क्वेश्चन छोड़ने वाले हो, आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए। तो मेटल कार्बोनिल को हम पढ़ते हैं, मेटल कार्बोनिल होता क्या है। ज्ञान की बातें बहुत हो गई, काम देगा आपको ज्ञान की बातें। चलो, डेफिनेशन क्या है, मैंने क्या बताया मेटल कार्बोनिल में, मेटल कार्बोनिल में बताया कि जब कोई मेटल होगा उसके साथ कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो बच्चा, दो टर्म है, दोनों आपको सेम दिख रहा है ना, वाह, दोनों सेम दिख रहा है। अगर देखो सी यू, बस सी ओ सिंपली जो कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप इसको कार्बन मोनोऑक्साइड मेंशन करोगे। ठीक है ना, अगर ये किसी मेटल के साथ जुड़ गया उसे मेटल कार्बोनिल मेंशन करोगे। ठीक है ना, मेटल के साथ जुड़ा तो उसे मेटल कार्बोनिल बोलोगे, ये ना बोलोगे कि मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड बोलोगे, ये ना बोलोगे आप। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ये भी तो बहुत बड़ा हो गया है, चलिए कम करते हैं। मेटल कार्बोनिल क्या होता है इसको समझते हैं। मेटल कार्बोनिल की जिसमें जिसमें CO ग्रुप, दिस इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन जब ये किसके साथ जुड़ जाता है, किसी मेटल के साथ जुड़ जाता है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू दैट आर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स।
सिंपल सी बात है, इसको आप समझिएगा। थोड़ा सा अगर हम सिंपल चलेंगे ना, रुक कर चलेंगे, शांत से चलेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो मेटल होने वाला है वो मेटल कौन सा होने वाला बच्चा, आप बोलोगे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। सॉरी, ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए। मुझे वो कोऑर्डिनेशन पढ़ाते 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 मेरा हैबिट हो गया। जब तक ट्रांजिशन, अगर ट्रांजिशन मेटल बोले तो कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक आ जा रहा है। ठीक है, ये जादू का है। तो मेटल के साथ अगर सीओ जुड़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ रहा है, तब यहाँ पे आप बोलोगे ये जो कंपाउंड बना है ना सर, ये मेटल कार्बोनिल होता है। क्या होता है? मेटल कार्बोनिल। तो डेफिनेशन क्या कहता है? अ मेटल कार्बोनिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ऑब्वियसली बात होता है, आप इसका पढ़े होगे बच्चा, इसका पढ़े होगे। ठीक है, यही पढ़े है ना, टेट्रा कार्बोनिल निकले। ठीक है, निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या होता है? ये क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या, इसका जो चार्ज होता है, चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अ मेटल कार्बोनिल इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल एटम और मेटल एटम थ्रू द और आयन थ्रू द कार्बन एटम। ठीक है ना, ये कार्बन एटम्स के साथ क्या करेगा? उस मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है ना, उस मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, इसे हम कहेंगे मेटल कार्बोनिल। सिंपल सा, कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ जो बॉन्डिंग बनाता है, कार्बन का टेंशन छोड़ो, मेटल के साथ जो बॉन्डिंग, कार्बन बोलना मतलब डीप की बात है। ठीक है, तो ये बोलना कार्बोनिल, जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है तो उसे मेटल कार्बोनिल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमको समझना है, इसका जनरल फॉर्म होता है MCOX, एक्स की जगह कुछ भी होता है, नंबर ऑफ CO लिगेंड्स। कार्बन, वो कार्बोनिल लिगेंड कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलने वाले थे, कार्बोनिल लिगेंड कितना है वो बताता है एक्स का मान, और एम क्या होता है? मेटल होता है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। चलो देखो, एग्जाम्पल लिखना है हमको, निकिल टेट्रा कार्बोनिल, इसको बोलते हैं निकिल टेट्रा कार्बोनिल। अभी क्या है? पेंटा, आयरन पेंटा कार्बोनिल, देख रहे हो ना, इसको देख रहे हो ना। अब यहाँ पर देखो बच्चा, ये कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं लगा है, स्फीयर लगा है कोऑर्डिनेशन नहीं, ये मेटल के साथ कार्बोनिल जुड़ा है, इसलिए इसका सिंपल नाम क्या हो जा रहा है? निकिल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल। जब इसका कोऑर्डिनेशन, जैसे भी मैंने शुरू में बताया ना कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है जैसे लाइक इसका ऐसे, तो आप क्या बोलते हो? टेट्रा कार्बोनिल निकिल बोलते हो, ऐसा ही बोलते हो ना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? निकिल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल। ठीक है, चलिए देखिए, द बॉन्डिंग अकर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसके। द बॉन्डिंग अकर थ्रू द कार्बन एटम, हाँ, अगर CO जुड़ा है ना, इसमें ये कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, यही कब से बताना चाहता है, अभी सुन लो। इट इन्वॉल्व विद सेनरिज, सेनरिज मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनते हैं, किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनता है। सिग्मा डोनेशन फ्रॉम द CO मेटल कार्बन एंड पाई बॉन्ड बैक बॉन्ड। ये देखो पाई वाला ना, पाई वाला बैक बॉन्डिंग करता है। बैक बॉन्डिंग कैसे करता है हम आपको बताएंगे। ये किसी मेटल के साथ, डी मेटल के साथ, उसके साथ क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद बैक बॉन्डिंग करेगा पी के साथ। तो हम इसका भी समझाएंगे, इसको टेंशन मत लो, बस इतना समझ लो कि सेंजेरिक होता है जो बॉन्डिंग करता है, जिसमें सिग्मा सिग्मा और बैक बॉन्डिंग पाई बनता है ना, पाई बॉन्ड दोनों बनता है। ओके, चलिए, द टाइप ऑफ मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल कितने प्रकार का होता है? देखो, मेटल कार्बोनिल बताने का मतलब है कि ये कार्बोनिल जिस मेटल के साथ जुड़ रहा है, ठीक है ना, वो एक मेटल है, या फिर जो कार्बोनिल जुड़ रहे हैं वो दो मेटल के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है ना, वो दोनों मेटल क्या होगा? सेम होना चाहिए। कंडीशन ये भी समझ लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, पहला जो है, इसके बाद मोनोन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, मतलब एक ही न्यूक्लियर होगा। ठीक है ना, तो एक एक न्यूक्लियर का मेटल होगा। जस्ट लाइक देखो, अभी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं थोड़ा सा, व्हेन अ मेटल कार्बोनिल कंटेन ओनली वन मेटल। ठीक है ना, जस्ट लाइक देखो, ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सबके पास क्या है? केवल एक मेटल है। सबके पास क्या है? केवल एक मेटल है। तो हम क्या करते हैं? तो इसको कहते हैं मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला होता है MCOX। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। और एग्जांपल आप देख लीजिएगा, एग्जांपल आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे देखो, निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल, मॉलिब्डेनम हेक्सा कार्बोनिल, फिर टंगस्टन हेक्सा कार्बोनिल। ये जो चीज देख रहे हो ना आप लोग, पूरा एग्जांपल किसका है? इसका है मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल का। ठीक है, चलिए अब देखिए, सिंपल सा देखिए, दीज कंपाउंड्स हैव ओनली वन मेटल सेंटर। अब इस सब कंपाउंड में केवल एक मेटल सेंटर है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले कौन सा? पॉलीन्यूक्लियर मेटल कॉम्प्लेक्स, जिसके पास क्या हो जाएगा? अलग अलग मेटल सेंटर होगा। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप जुड़ेगा लेकिन उसका जो अलग अलग मेटल सेंटर होगा। देखिए डेफिनेशन समझ लीजिए, विद अ कार्बोनिल कंटेन टू आर मोर मेटल एटम। जब कार्बोनिल क्या कर रहा है? दो या दो से अधिक मेटल एटम रख रहा है, डायरेक्टली बॉन्डेड टू ईच अदर और थ्रू द CO ब्रिज। या तो देखो, एक दूसरे से मेटल
मेटल मेटल एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, या तो फिर मेटल क्या करेगा, इस सीओ के साथ जुड़ेगा, ठीक है, या तो सीयू ब्रिज के साथ जुड़ेगा, या तो फिर मेटल मेटल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनेट। ओके, चलिए अब देखो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, M2COX M3COX। इट इज डिपेंड ऑन द मेटल। मेटल कितना रहेगा, अगर मेटल 2 है तो आप बोलोगे क्या होगा, बाई होगा, ठीक है ना, या 2 होगा, या बाई कार्बोनेट होगा, ठीक है ना। 3 है तो ट्राई होगा, ठीक है। समझिए, देखो डाई डाई नोना कार्बोनिल मतलब 9 ठो है, ऑक्टा कार्बोनिल 8 ठो है, डेका कार्बोनिल 10 ठो है, दो डेका कार्बोनिल 12 है, ठीक है ना। तो इतना इतना सारे कार्बोनिल ग्रुप मेटल के साथ जुड़े हैं। अब इसमें जो मेटल्स है, देखो मेटल कितना है, मेटल कितना है बच्चा, 2 मेटल है, यहाँ पे मेटल 2 है, यहाँ पे मेटल 2 है, यहाँ पे मेटल 3 है, ठीक है ना। तो सबकी कंडीशन अलग अलग है, सब हम आपको किसमें पढ़ना है, पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो कार्बोनिल क्या हो, मेटल कार्बोनिल क्या होता है, तो मेटल कार्बोनिल आप बताओगे, कार्बोनिल अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाए तो हम मेटल कार्बोनिल कहते हैं। फिर मेटल कार्बोनिल डिवाइड इनटू टू पार्ट दैट आर मोनोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर में आपने एग्जांपल देखा और डेफिनेशन समझा, और पॉलीन्यूक्लियर में आपने एग्जांपल देखा, डेफिनेशन समझा, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कौन सा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहता क्या है, क्या कहता है, बोला कि भैया जो आप जस्ट लाइक ये आप कंपाउंड पढ़ रहे हो, आप ये बताओ इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो, क्या देख रहे हो कि इसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। इस कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। तो आप पूछोगे अच्छा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना मतलब कैसे हम पता करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो देखो पता करने का रीजन जो होता है वो इसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन के लिए रूल बनाया गया है, ठीक है ना। वो रूल क्या है कि इसको पता किया था इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम आउटर मोस्ट शेल में देख रहे हैं Ni है, तो Ni का 28 होगा, आउटर मोस्ट शेल कुछ इस तरह से होगा 3D8 4s2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना एग्जैक्टली हो जाएगा, आप बोलोगे 10 हो जाएगा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल की कहानी है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक जो कार्बोनिल है वो एक कार्बोनिल कितना देता है, 2 देता है, तो कितना हो जाएगा 10। ये कितना दिया 10। अब हम जब बैलेंस देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल का नियम, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का नियम क्या कहता है कि आप इसको जोड़ो ना 10 + 10। तो अगर आप जोड़ ले रहे हो बच्चा तो ये कितना आ रहा है 20 इलेक्ट्रॉन, कितना आ रहा है 20 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि ये जो कंपाउंड है ना सर, ये जो कंपाउंड है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, जोर से शोर करके बताना, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, तो आप बोलोगे मैंने Ni के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जिसमें हमको मिला कितना 10 इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने देखा कि CO है, कार्बोनिल है, जो एक कार्बोनिल कितना इलेक्ट्रॉन देता है 2। तो हमने सर कितना कार्बोनिल है 5 है, तो 5 में क्या किए मल्टीप्लाइड किए, रुकिए बच्चा, हाँ 5 से मल्टीप्लाइड किए कितना हो जाएगा 10। जब 10 हो जा रहा है सर तो हम दोनों को जब जोड़ दिए तो 18 इलेक्ट्रॉन नहीं 20 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो मैं बोलूंगा सिंपल सी बात है, तो आप बोल देना कि ये डज नॉट फॉलो, दिस कंपाउंड डज नॉट फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्लियर, समझ में आया, ओके। अब समझते हैं नेक्स्ट टर्म, इसको आप लोग लिखिएगा समझिएगा, ठीक है। अब चलिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फिर से देखते हैं, डेफिनेशन इसका नहीं आता है, बस कंपाउंड देगा, पूछेगा कि आपको कि ये कंपाउंड जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल को, वो कौन सा एग्जाम्पल होगा NiCO4। अब बच्चा हमको इसके लिए करना है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेटल को उठाते हैं। कौन सा मेटल लेते हैं, मेटल लेते हैं जो हमारे पास मेटल होता है जिसका एटॉमिक नंबर 28 है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 3D8 4s2 आ रहा है, तो सर इसके आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। देन वी हैव, तो हम समझेंगे बच्चा, सॉरी तो हम देखेंगे CO कितना है, तो आप बोलोगे CO सर 4 है, तो एक CO कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आप बोलोगे 2 दे रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सर 8। तो जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल का आप नियम लगाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 8, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। तो सो हाफ कंपाउंड बोलोगे, कंपाउंड क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो चलते समझते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल डेफिनेशन क्या होता है। देखिए द 18 इलेक्ट्रॉन रूल स्टेट दैट अ स्टेबल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इसी से पता लगता है कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है या नॉन स्टेबल है या अनस्टेबल है, यू कैन से बोथ, ओके। देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमको ये बताता है कि कोई कंपाउंड जो मेटल कंपाउंड आप बना रहे हो ना, मेटल कार्बोनेट बना रहे हो ना, वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो कब बोलोगे अनस्टेबल, जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा आप बोलोगे स्टेबल है, जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा तो आप बोलोगे स्टेबल नहीं है।
ठीक है, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपके एग्जाम में कंपाउंड देगा, पूछेगा ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो आप क्या करना, सिंपल सा जो मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग आप करते जाना। ठीक है, देखना द 18 इलेक्ट्रॉन रूल स्टेट दैट अ स्टेबल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेटल कॉम्प्लेक्स टेंड्स टू हैव टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 18। these 18 electron come to form the metal valence orbital which can together accommodate 18 electron, तो कितना रख रहा है बच्चा, 18 इलेक्ट्रॉन, मेकिंग द स्टेबल कॉम्प्लेक्स केमिकल इनर, तो क्या बनाता है बच्चा, उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बनाएगा और केमिकली इनर्ट, जस्ट लाइक 18 इलेक्ट्रॉन जो वो होता है ना जीरो ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग बना देगा। ठीक है, नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग बना देगा, तो उसे हम कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए देखिए हमको निकालना होता है कैसे इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालना होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 80। अब कोई से कॉम्प्लेक्स हमको क्या बोलना है, स्टेबल होगा, कब होगा, जब उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आप बोलिएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे हम काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए फार्मूला लगाया गया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय CO लिगेंड। बेसिकली ये जो वो 18 इलेक्ट्रॉन नियम्स है, रूल्स है, बेसिकली अभी आपको CO के लिए पढ़ना है। ठीक है ना, तो आपको पहले बता दे रहे हैं कि एक जो CO है वो कितना दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, समझ लेना इस चीज को। देखो ईच CO लिगेंड्स डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन टू द मेटल सेंटर, मेटल सेंटर को 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो निकालने का नियम है कि मेटल का आप जो मेटल रहेगा उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देना, फिर उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन उसको कर देना। निकिल टेट्रा कार्बोनिल, इसको हमने किया है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा जो नियम है, नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं। आइडेंटिफाई द मेटल, पहले मेटल को आइडेंटिफाई करो, उसका एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई करो, पता होना चाहिए, ये समझ लेना, आपको पता रहेगा तभी आप आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे, नहीं तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो बगल वाले से बोलोगे। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करना होगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, उसके बाद उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, काउंट द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड, लिगेंड की जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कितना लिगेंड है, 4 लिगेंड है, तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 8 इलेक्ट्रॉन देगा। तो हमको क्या करना है, इसको कंबाइन कर देना है, कंबाइन कर देंगे तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। द कंपाउंड फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन, ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब उसके बाद ये स्टेबल होगा, वोलेटाइल होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ऑल ऑर्बिटल आर पेयर्ड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप अच्छा वाला सुंदर वाला लिखते देना इसको। अब हम चलते हैं आयरन पेंटाक्लोराइड को डिस्कस करेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर बच्चा देखो यहाँ कर लेना है, आयरन का एटॉमिक नंबर, आयरन का 26, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3d6 4s2, 3d6 4s2, दे हैं 8 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद देखिए कितना कार्बोनिल है, आप बोलोगे 5 कार्बोनिल है, कितना देगा 10, 8 10 18, और कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, फॉलो करेगा, स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा बच्चा। हाँ, अब देखो हमने बस 2 कंसीडर किया था, ठीक है, 2 कंसीडर किया कि किसमें, मोनो पर। अब इस मोनो को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जितने कंपाउंड आपको मोनो को मिल रहे हैं कार्बोनिल से, प्रैक्टिस करिए। 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपको एग्जाम में आना है, 110% लिख के लेना, क्योंकि इस यूनिट से यही तो इंपॉर्टेंट है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब इसी को तो करना है, तो जब यही नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब है। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा बस अंडरस्टैंडिंग है किसमें, पॉलीन्यूक्लियर में। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियर का हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटल बॉन्डिंग पॉलीन्यूक्लियर। अब पॉलीन्यूक्लियर कैसे क्या है इसको समझते हैं, सबने कॉन्सेप्ट समझना है। देखो बच्चा आपको ट्रिक देते हैं, यही 3 कंपाउंड अगर आप समझ लिए ना, यही 3 कंपाउंड आप समझ लिए, तो आपको इस तीनों कंपाउंड से कोई एक एग्जाम में मिल जाएगा, एक एग्जाम में मिल जाएगा, तो सिर्फ आपको बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दोगे काम हो जाएगा आसान। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले इसकी बॉन्डिंग को, कैसे कैसा बॉन्डिंग होगा। इन पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल 2 or more metal atom are connected by metal bonds। इससे पहले वाले में क्या था, कार्बोनिल मेटल के साथ जुड़ा था, लेकिन इसमें क्या होगा, मेटल भी बॉन्ड बनाएगा और मेटल कार्बोनिल भी बॉन्ड बनाएगा, तो अलग अलग कंडीशन होगा, 2 अलग अलग कंडीशन होंगे, उसके लिए समझ लेना। ठीक है ना, देखो ईच मेटल सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, एक अगर मेटल बॉन्ड बन रहा है तो कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 मेटल बॉन्ड बनेगा तो 4, 3 मेटल बॉन्ड बनेगा तो 6। समझ में आया, बस यही वो माइंड में रखो, 2 4 6। चलो, बट सिंस द बॉन्ड्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 मेटल्स, ईच मेटल गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चा, अगर हम ईच मेटल की बात करेंगे, देखो मेटल और मेटल के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है,
अगर हम एक मेटल के बारे में बात करेंगे तो अगर बोला जाएगा ईच मेटल, तो आप बोलोगे हाँ सर वहां वो एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि देखो दो मेटल के बीच में दो इलेक्ट्रॉन, तो एक मेटल के बीच में एक इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा गणित है। जैसे नहीं, अगर 1 रुपया के 2 टॉफी खाए तो 2 टॉफी कितने का मिलेगा? अरे वो 10 वाला नोट कितना वायरल हो गया, आपको कितनी बार बता दे उसको। सिंपल सा वो एक सिंपल सा काम किया, बोला कि 10 रुपए का बिस्किट, 10 रुपए का बिस्किट कितने का मिलेगा जी, उससे बोलकर वो दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब कुछ किया हुआ है, ठीक है ना। तो कब कहाँ कहाँ क्या ही बताएं उसका हम, कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर मैनर नहीं था, फिर भी एक सिंपल से लोगों को अच्छा लगा, उसी में वो चला गया। तो आप भी यही करिएगा कि आप समझिए कि मेटल और मेटल के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग हुआ है। अगर हम एक मेटल के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, ईच मेटल जब काउंट किया जाएगा तो ईच मेटल इलेक्ट्रॉनिक का वो 18 इलेक्ट्रॉन भी काउंट किया जाएगा। उसके लिए इसको दिमाग में रखो, अगर मेटल के बीच में एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो ईच मेटल कितना आएगा, 2। 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो ईच मेटल कितना आएगा, 3। यही दिमाग में रखो। चलो अब हम समझते हैं, हमारे पास देखो 3 ही मेटल का आपको समझना है बस, Fe2, Fe3, Mn2। तो Fa2 का देख लेते हैं। Fe2 में देखो नंबर ऑफ मेटल एटम, तो जो मेटल है उनके बीच में जो बॉन्ड्स बन रहा है, कितना वो मेटल एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, वो कितने हैं मेटल एटम, तो यहाँ पे बोलेंगे 2 मेटल एटम है। जब 2 मेटल एटम है तो बॉन्ड कितने बना रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। जब ईच की बात करेंगे तो उसके पास क्या आएगा, 1। देखो सिंपल सा है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में मेटल कितने हैं, आप बोलोगे 2। ये बॉन्ड कितना बना रहे हैं, आप बोलोगे 1। टोटल बॉन्ड वो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, आप बोलोगे 2। अगर हम ईच की बात बोलेंगे तो आप बोलोगे 1, ठीक है। पहले यहाँ देख लो, Fe3 में देखो कितने एटम है, 3। मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। ईच इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। 3 लोग हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ईच में कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना। अब समझिए Mn2 पर यहाँ पर कितने हैं, 2 एटम है, कितना मेटल मेटल बॉन्ड बना रहे हैं, 2। इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग हुआ है बस आपको बोलेंगे अरे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ, कितना, 4, और ईच में कितना आ रहा है, 2, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया बच्चा, 2 है ना, 2 है। अब यहाँ पे भी तो 2 था, मेटल के बाद में कितना बॉन्ड बना लिया था, यहाँ पे 2। यहाँ पे जो मेटल मेटल बॉन्ड है 1 है, लेकिन यहाँ पे जो मेटल मेटल बॉन्ड है कितना है, 2 बन रहा है। इसी को थोड़ा सा आपको समझना है, बस यहाँ आप दिमाग लगा लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अब हम समझते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करना है, कि ये इसके लिए भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होगा, कैसे फॉलो होगा 18 इलेक्ट्रॉन। अगर जैसे अगर आपका पुराना वाला नियम लगाते हैं तो पुराना वाला नियम समझो बच्चा, कि इस पे लगा दिए Fe, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना था, 8, 8 दूना 16। अब इस पे लगा दिए 9, 9 दूना 16, 16 16 32, ये तो 32 हो जा रहा है जी। तो 32 इलेक्ट्रॉन के लिए हम नियम बताया था नहीं, हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए बताया था ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए क्या करना होगा वो समझिए। सबसे पहले हमको देखना होगा कि कौन सा हम कंपाउंड लिए, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, हम कंपाउंड लिए कौन सा, डाई आयरन नोना कार्बोनेट, ठीक है ना। तो इसमें देखिए Fe के पास जो Fe है, सिंगल Fe का समझिए, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, आपने ऊपर किया हुआ है, ठीक है। जो 9 लिगेंड है, कितना लिगेंड है बच्चा, 9 लिगेंड है, तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 9 कितना हो जाएगा, 18। जब देखो 9 हो जाएगा 18, अब समझिएगा एवरेज दोनों का एवरेज क्या निकालेंगे, एवरेज किससे निकालेंगे, हमारे पास क्या होगा, मेटल कितना है, 2, 2 से यहाँ से एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पर। ईच की बात कर रहे हैं, ईच मतलब प्रत्येक के पास, ठीक है। अब देखो 1 मेटल 1 आयरन और आयरन मतलब मेटल मेटल बॉन्ड है, तो 1 मेटल मेटल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम ईच की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, 1। अब चलिए इसको देख लेते हैं, जब अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, देखो 8 हो गया, 1 की बात कर रहे हैं, 8 हो जाएगा ईच पर, और इस पे हो जाएगा 9, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे है, तो हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। एक मेटल के लिए निकालेंगे, पता लग जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, ठीक है। फिर से बता दें आपको, समझ लीजिए मेरी बात को, 1 मिनट हम फिर से बता दे रहे हैं, तो सिंपल वे बता देते हैं। देखिए आपके पास ऐसा कंपाउंड रहेगा ना, तो कंपाउंड रहेगा तो आप ऐसा करो कि इसका निकालो, इसका जब आप निकालोगे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन क्या बता रहे हो, 3d6 4s2, मतलब हमारा कहने का मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1। तो
आप बोलोगे सर हाँ, मतलब एक एक Fe के पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये बोल रहे हैं कि जो 9CO है, जो 9CO है कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 9CO कितना देगा, तो आप बोलोगे 18। तो ये दोनों के लिए है ना अभी 18, तो एक के लिए निकालोगे, जब इसका एवरेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब 9 हो जाएगा एक के लिए, तो हम एक के लिए 8 है पहले से, तो अब देखो मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो कितना एक बॉन्ड बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो ईच के लिए देखेंगे, प्रत्येक के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो फिर सबको जोड़ देंगे ना, 8 + 9 + 1 = 18। सो कंपाउंड इज स्टेबल, कंपाउंड इज स्टेबल एंड डायमैग्नेटिक। जो 18 इलेक्ट्रॉन उनको फॉलो करेगा वो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, बस आपको इसी यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसको हम बता देंगे अभी। देखो बच्चा, ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनिल, 12 ठो कार्बोनिल है। अब देखो, अब इसमें सिंपल ही नियम लगाओ बच्चा। देखो अभी फिलहाल में आप लगाओ नियम, मेरा बाद में देखना। पॉज करके वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज। हुआ, कर लिए, आया आंसर। अब देखते हैं, देखो हमारे पास क्या हो गया, मेटल है। अब मेटल क्या है, Fe को आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करो। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, ठीक है ना। एक ही Fe के लिए तो कितना लिगेंड दे रहा है बच्चा, 12 लिगेंड है, तो 12 CO है, तो एक CO कितना देता है, 2, तो 12 × 2, तो कितना हो जाएगा 24। जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा बच्चा, देखो एवरेज कितना निकाल रहे हैं 8, तो पर Fe, प्रत्येक Fe पर जो हम निकालेंगे तो 24/3 कर देंगे, क्योंकि मेटल कितना है, 3 है। जब मेटल 3 है तो कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से 8 जोड़ दो, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में टोटल देखो बॉन्डिंग कैसा होगा, देयर आर 3 Fe बॉन्ड्स फॉर्मिंग 6 इलेक्ट्रॉन। जब 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल से इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा ना, पर एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो इसमें जोड़ दो, 8 8 16 2 18, तो कितना 18 इलेक्ट्रॉन उनको फॉलो करेगा। जब 18 इलेक्ट्रॉन उनको फॉलो करेगा तो डायमैग्नेटिक होगा, और क्या होगा, स्टेबल होगा। चलिए लास्ट वन देख लीजिएगा, Mn2CO10। Mn2CO10 में थोड़ी सी कहानी यहीं पे घटित होती है। कहाँ पे घटित होती है, ये कहाँ, बट ड्यू टू द पार्शियल पाई बॉन्डिंग की वजह से एंड डीलोकलाइजेशन, और डीलोकलाइजेशन की वजह से इसका जो इफेक्टिव काउंट किया जाता है वो 18 किया जाता है, आता है 19, समझ लो आता है 19, लेकिन पार्शियल पाई बॉन्डिंग की वजह से इसे क्या काउंट किया जाता है, 18 काउंट किया जाता है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे थे कि जब हम Mn2 का करेंगे तो इसको आपको थोड़ा सा, अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी, संभावना ज्यादा बनती है एग्जाम में आने की, तो कल चलते हुए बच्चा इसको अच्छे से करते हैं ना। Mn का आउटर मैग्नीज होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन के कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीज का अभी एक बार मिले की है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। Mn 25 3d 5 4s2, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो 7 प्रत्येक, ईच, हर एक Mn पर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 7 है। तो देखो एक CO है, वो कितना वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 यहाँ पे कितना CO है, क्या पे है बच्चा 10 है। अच्छा हाँ, ऊपर वाला। अब देखो ये 10 है ना, 10 में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2 मेटल है तो एक पे कितना आएगा 10 आएगा। जब एक पे 10 आएगा और मेटल के बीच में बॉन्डिंग हुआ है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्डिंग हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन है। जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो जब ईच पे देखा जाएगा तो पता लगेगा ईच पे कितना है 2 है। तो देखो 7 + 10 + 2 = कितना हो गया 19 इलेक्ट्रॉन हो रहा है टोटल 19 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लेकिन एक टर्म आपको वहां पे लिख देना होगा, याद करके बोलो, किसी तरह बोलो, पहले बोलो, क्या बोलो, ड्यू टू द पार्शियल पाई बॉन्डिंग एंड ड्यू टू डीलोकलाइजेशन द इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन काउंट कैन बी 18 इलेक्ट्रॉन, hence this is also satisfy the 18 electron rule and this compound is stable। एनी डाउट नहीं होनी चाहिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सब्जेक्ट टेबल में हम लगा दिए हैं क्या क्या हमको करना है। देखिए इसके में कर दिया, स्टेबल 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, ये भी करता है, क्यों करता है, इफेक्टिव दिखाता है, ठीक है ना। अब इसका जो एग्जांपल आपको सिंपल वाला जो है उसके लिए लिया गया है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। हाँ आप देखो मैं इसको साइड हट रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसका Fe का प्रॉपर्टी सबका प्रैक्टिस करो, सबका खुद से निकालो। थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाओ, देख लो, देखो इसमें CO के पास क्या है 9 है, तो देखो अब हमारे पास क्या है, बुक जो कार्बोनिल कितना है 3 है, तो एक कार्बोनिल कितना दे रहा है 2, प्लस जो NO है वो कितना देगा 3 देगा।
जब कितना देगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 9, 9 इसका 18, तो ओबे करेगा। इसको भी देख लेना, जो थोड़ा सा लग रहा है ना कि हाँ देखने के लिए है, तो उसको देख लेना ना। आप लोग अच्छे से करके निकाल के समझ के इसको समझिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस यूनिट से 18 इलेक्ट्रॉन रूल से क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल से क्वेश्चन आ गया तो आप वाह वाह करोगे, वाह 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 वाह। ठीक है, ठीक है। अब चलिए प्रिपरेशन करते हैं। इसका देखो प्रिपरेशन अलग अलग होता है, एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, कार्बोनिलेशन होता है। कार्बोनिलेशन आप मेटल साल्ट एंड फोटोकेमिकल सिंथेसिस, इतने होते हैं। डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट इन द सेंस कि अगर आपको Na बनाना है तो आप CO ले लेना, 5CO ले लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सिंपल से बन जाएगा क्या, NiCO5 HDO की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन मतलब समझो ना बच्चा, ये होता है क्या क्या होता है बच्चा, गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, Na क्या होता है, मेटल होता है। मेटल और गैस के साथ रिएक्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं, एडजॉर्प्शन होगा। तो उससे सिंपल से वो जो का उसका सरफेस होता है, सरफेस को उससे रिएक्शन करके क्या बना देंगे, निकिल पेंटाक्लोराइड बना, पेंटा कार्बोनेट बना देंगे। चलिए एक मेथड को हम पढ़ लेते हैं, जो मेथड होता है मोन्ड प्रोसेस। मोन्ड प्रोसेस में क्या होता है, कार्बोनिल प्रोसेस इसे बोलते हैं, प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ निकिल। निकिल का प्रिपरेशन पढ़ना है और इसके प्यूरिफिकेशन को पढ़ना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। द मोन्ड प्रोसेस डेवलप्ड बाय लुडिग मोन्ड, ठीक है ना, लुडिग मोन्ड, एंड इज एन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग निकिल। और क्या है ये, इसको बनाने का व्यू है और निकिल का प्यूरिफिकेशन भी है, इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है, देखिए इट इज यूज टू फॉर्मेशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ निकिल टेट्राकार्बोनिल, टेट्राकार्बोनिल एक्सप्लोटिंग its volatility and separate निकिल फ्रॉम द impurities। impurities से निकिल को अलग करेंगे, फिर उसके बाद निकिल को हम बनाएंगे। तो ये मोन्ड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको देख लीजिएगा, आप समझिएगा, एक ही तो है इसमें दिया। ठीक है, फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन में क्या होगा, ये निकिल है CO, अब इसके साथ कंबाइन किए, हीट दिए, ठीक है ना, हीट दिए, आप डेल्टा लगा दो, हीट दे देंगे, हीट देने के बाद हमारे पास ये कंपाउंड बन जा रहा है। ठीक है, डिकम्पोजिशन इसका कर दिखाएंगे, हीट, फिर वापस इसको ज्यादा हीट कर देंगे, ज्यादा हीट करने के डिकम्पोज हो जाएगा Na में, और क्या हो जाएगा, CO गैस बाहर हो जाएगा। तो हम इसको देखो प्रिपरेशन भी पढ़ते हैं और इसका सेपरेशन भी पढ़ते हैं, कैसे Na को सेपरेट किया जाएगा, कैसे Na को प्रिपेयर किया जाएगा। इसलिए ये जो टर्म होता है प्रिपरेशन वाला, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब कैसा कैसा इसमें फॉलो होता है वो समझ लीजिए। पहले एक्टिवेशन या फीड को समझ लीजिए। सबसे पहले हम निकिल को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट इन द सेंस निकिल को अगर आप ऐसे देखो, ऐसे मेटल को आप बाहर करो, मेटल के पास ऑक्साइड हमेशा आ जाता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, वो क्या करने से चिपक जाता है। जब इसे चिपक जाएगा तो इसके पास ऑक्साइड लग गया, तो उसकी कुछ इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हमको पहला काम होता है उसको सरफेस को एक्टिव करना, निकिल के सरफेस को एक्टिव करना। देखो इम्प्योर निकिल, ठीक है, कंटेनिंग स्पॉन्ज और कुछ भी रखा हो, उसके ऊपर इम्प्योर निकिल इज प्लेस्ड इन द कार्बोनिलेशन रिएक्टर। पहले उसे कार्बोनिलेशन रिएक्टर में रखा जाता है, सरफेस ऑक्साइड आर रिमूव, जिसपे ऑक्साइड का सरफेस बना होता है उसको हटाया जाएगा। ठीक है ना, सो द मेटल ऑफ सरफेस इज अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। तो ज्यादा मेटल का सरफेस क्या होगा, रिएक्शन के लिए अवेलेबल होगा। चलिए ठीक है, दूसरा स्टेप देख लीजिए, कार्बोनिलेशन। कार्बोनिलेशन में क्या होगा बच्चा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज पास्ड ओवर द हीटेड इम्प्योर निकिल। अब जो इम्प्योर निकिल है उसके ऊपर क्या करेंगे, प्योर निकिल पे करना होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, प्योर निकिल। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पास ओवर द heated pure nickel at the moderate temperature and moderate pressure। moderate temperature moderate pressure पे हम क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्योर निकिल पर क्या करेंगे, पास करेंगे। निकिल रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म द वोलेटाइल NaCO4। निकिल कार्बोनेट, निकिल टेट्राकार्बोनेट व्हिच लीव द सॉलिड इम्प्योरिटीज बिहाइंड। जो उससे क्या होगा, अब इसको छोड़ो, इसके चक्कर में ना पड़ो, बस आपको ये करना है, क्या करना है बच्चा, सिंपल। पहले उसमें देखो, पहले निकिल का हम सरफेस को एक्टिव करेंगे, एक्टिव करने के बाद उसको कार्बोनिलेशन कराएंगे, रिएक्टर में रखेंगे, एक्टिव होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसको पास करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, निकिल टेट्राकार्बोनिल बनेगा। निकिल टेट्राकार्बोनिल बनेगा, देखो सेपरेशन करना है, द गैसियस इज कैरिड बाय द CO स्टीम टू द डिकम्पोजिशन चैम्बर एंड हॉट सरफेस। और इसे डिकम्पोजिशन चैम्बर में ले जाकर वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे या फिर सेपरेट करेंगे। ठीक है ना, वहाँ पहले यहाँ पे लेकर जाओ, डिकम्पोजिशन चैम्बर में लेकर जाया जाएगा। फिर देखो डिकम्पोजिशन NiCO4 इज थर्मली डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर। समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है, अभी देखो ऊपर वाला, देखो अभी को क्या था बच्चा, निकिल था इम्प्योर। अब देखो ये इम्प्योर निकिल
ठीक है, दो कंडीशन है, आप पहले उसको निकल को किस में लेके जा रहे हो, कार्बोनाइलेशन में लेके जा रहे हो, ठीक है, उस रिएक्टर में ले जाकर उसे प्योर कर रहे हो, या तो फिर आपको डायरेक्टली इसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है, कराएंगे तो इसके साथ इम्प्योरिटीज आ जाएगी, तो वहां पे फिर आप जाके बाहर निकालना होगा, इससे बढ़िया पहले इसको प्योर कर लो, तो फिर उसके बाद रिएक्शन कराओ, ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। कब? जब टेम्परेचर इसके ऊपर 40 to 60 किया गया, अगर 40 से 60 ज्यादा कर दिया जाएगा तो वो NiCO4 बनेगा, साथ में मेटल निकल जाएगा और गैस बाहर हो जाएगी। कब? जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे आप तो, ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा, देखो अभी हमने क्या किया, यहाँ हमने CO को NiCO4 को बना दिया, यहाँ पे सेपरेट कर दिया। अब जब टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, इसमें डिकम्पोज हो जाएगा, Ni और CO हो जाएगा, तो प्योर निकल भी बन जाएगा, और हमको दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो हमको पढ़ना है कितना, मेटल कार्बोनेट बनाना है, ठीक है, हमको ये निकल नहीं बनाना है। तो आप देखो, आप करना, ठीक है, जहां तक आपको समझ में आए, समझ में कहाँ तक आना है आपको, बस यहाँ डिकम्पोजिशन लिख देना और बाकी ये आप छोड़ देना, ठीक है, आपको ये नहीं लेना है। ओके, समझ में आया? समझ में आया? ओके, अब चलिए हमारा क्या देखना है, हाँ इसका एडवांटेज देख लेना है। एडवांटेज क्या है इसका, ठीक है, एडवांटेज प्रोड्यूस वेरी हाई प्योरिटी निकिल, इस प्रोसेस से हम निकिल अच्छा खासा बना लेते हैं, एफिशिएंट सेपरेशन वोलेटाइल, और इसको भी अच्छा खासा बना लेंगे, ठीक है। द CO रिएजेंट इज रिसाइक्लेबल, फिर वहां से CO को वापस बाहर निकाल सकते हैं ना। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले मेटल के पास आया, मेटल के पास बनाया तो मेटल क्या बना दिया, निकिल टेट्राकार्बन बना दिया। जब निकिल टेट्राकार्बन बना दिया उसके बाद जब प्रेशर वो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं तो वापस से निकिल बाहर हो जा रहा है और CO बाहर हो जा रहा है, तो वापस से हम CO कहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको कंटेनर में कनेक्ट करके, गैस को कंटेनर में कलेक्ट करके कहीं दूसरे में रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला है ये क्या होगा, रिसाइक्लेबल है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी हो जाएगी, अब ज्यादा वो करेंगे तो ये क्या होगा, हाईली टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो CO होगा ये भी पॉइजनस हो जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे। रिक्वायर स्पेशलाइज्ड गैस टाइट इक्विपमेंट, इसके लिए क्या होगा, अच्छा सा इक्विपमेंट होगा तभी अच्छा से काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये आपका नहीं है, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होगा, अलग अलग लोगों का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जब हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है बच्चा, स्ट्रक्चर पढ़ना है किसके लिए, मोनो के लिए, स्ट्रक्चर पढ़ना है किसके लिए, डाई के लिए, डाई मतलब पॉली के लिए, पॉली और पॉलीन्यूक्लियर और मोनोन्यूक्लियर दोनों के लिए स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो प्रिपरेशन आपको आया, प्रिपरेशन देखो एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा कि पहले हमको निकिल को किसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास करा देना है, उसके बाद कार्बन वो क्या बन जाएगा, निकिल टेट्राकार्बोनिल बन जाएगा, उससे सेपरेट कर देंगे, थ्योरी थोड़ा सा लिख देना, प्रोसेस समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं हम, मेटल कार्बोनेट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच, हाँ ये तो अलग कहानी है, तो हमारे पास ये दोनों कंपाउंड है, हम देखते हैं इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी हो रही है। देखो बेसिकली जो भी बॉन्डिंग होती है किसी भी कंपाउंड के बीच में, वो जो बॉन्डिंग होती है सिग्मा और पाई, दो तरह का होगा। सिग्मा कब होगा, जब इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगा, कौन सा, इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगा, इधर क्या होगा, साइड बाय साइड, ठीक है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा। जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा तो पाई बनेगा, इंड टू इंड होगा तो हम समझते हैं किसको, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है, इसको समझते हैं। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन इन CO पर, कार्बोनिल में जो कार्बन है उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, वो डोनेट करेगा किसको, बैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, मेटल का ऑर्बिटल बैकेंट होता है, ठीक है, वो होता है, उसके में जो क्या करेगा, जो कार्बोनिल है वो ना अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके साथ बॉन्डिंग करेगा। दिस बॉन्ड आर मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अब देखो ये क्या करेगा, उनके साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो ये मेटल का कार्बन जो है वो मेटल को, सॉरी कार्बोनिल का जो कार्बन है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड में देख लीजिएगा, द फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन बैक इनटू एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CO, ठीक है ना। CO के एंटी बॉन्डिंग में जो देखो कोई बॉन्डिंग होता है, एक ऐसा देखो एक एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है, तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो क्या करेगा, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन देकर एंटी बॉन्डिंग में इनके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। जो बॉन्डिंग बनाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे पाई बैक बॉन्डिंग। पाई बैक बॉन्डिंग की हम आपको एग्जांपल देते हैं, समझाएंगे प्रॉपर्ली। देखो दिस इज कॉल्ड द बैक डोनेशन, दिस इज पाई बैक बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड्स इज बिग, CO बॉन्ड्स इन द CO, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल बनेगा। कैसे बन रहा है इसको देख लो, देखो सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा, मेटल का होगा, फिर उसके बाद ये किसका है, कार्बोनिल का है, इसके जो बॉन्डिंग होगी तो हमारा कुछ इस तरह से बॉन्डिंग बनेगा, इस सिग्मा बनाएगा। अभी देखो ये बैक बॉन्डिंग बना रहा है, बैक बॉन्डिंग बनाएगा तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा,
ठीक है, आप इसको स्ट्रक्चर जरूर बना लीजिएगा। स्ट्रक्चर आपको देखो ऐसे बनाना है। ओ, भूल जा रहा हूँ, मेटल हो गया, ये हो जाएगा CO, ये ऐसे बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा, फिर ये ऐसे बनाएगा, इसके पास ऐसे आएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। इसको बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग, मेटल और लिगेंड के बीच में। लिगेंड क्या है? CO, यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ठीक है, इसमें लिगेंड क्या करेगा? देगा, इसमें क्या करेगा? ये इसको देगा, ये इसको दे रहा है, इसमें देखो ये इसको दे रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होगा। तो इसके स्ट्रक्चर को आपने BSc थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 टेट्राहेड्रल होगा। अब देखो जो CO होता है ना, वो क्या होता है? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। अब वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या है? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। अभी है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रांग फील्ड का लिगेंड का काम होता है कि जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है उसको क्या कर देगा? पेयर्ड कर देगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि कैसे क्या ऐसी कहानी है, यही समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो हम समझते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। पहले देखो, हाँ Ni है, Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप बोलते हो 28। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे कितना हो जाएगा? 3d8 4s2। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल की कहानी यही है। तो D में कितना इलेक्ट्रॉन? 8, और S में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अब देखो हमारे पास जो CO है वो क्या है? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अब समझते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। Ni का ग्राउंड स्टेट में ये होगा, D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो सब में इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन भरा गया और 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब Ni है, ठीक है ना, Ni पे क्या हो गया? चार्ज 0 है, क्योंकि जो CO है वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। जब CO स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, जितने अनपेयर्ड है सबको पेयर्ड कर देगा। CO का यही काम है, तो सबको पेयर्ड करेगा। तो इसके S वाले को उठा के इसमें कर देगा, ये पेयर्ड हो गया, तो S वाला ब्रैकेट हो गया, ये वाला ब्रैकेट हो गया। तो ये जो Ni है, जो मेटल है, मेटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने लिगेंड्स आने वाले हैं उन लिगेंड के लिए स्पेस क्लियर करना। तो लिगेंड कितने आने वाले हैं? 4। तो एनी हाउ करके वो 4 स्पेस क्लियर करेगा। तो ये 4 स्पेस क्लियर कर दिया, 4 स्पेस क्लियर कर देगा, तो यहाँ पे CO क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्डिंग बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है ना, फिर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बॉन्डिंग बनाया, तो कौन सा वो ऑर्बिटल इसमें भाग ले रहे हैं? तो ये पता लगा एक S का ले रहा है, 3 P का ले रहा है, तो आप क्या बोलोगे? sp3। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109 होगा। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब चलिए नेक्स्ट वाला, FeCO5 आयरन पेंटाक्लोराइड। अब इसके लिए जो स्ट्रक्चर उसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3d आएगा, sp3d। अब आयरन पेंटाक्लोराइड का देखो, आयरन का पहले यहाँ पे देखो Fe का होता है 26 ना, 1s2, सॉरी 1s2 नहीं करना है हमको, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चा इसका? तो आप बोलोगे 3d6 4s2। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल? आप बोलोगे 8 इलेक्ट्रॉन का। जब हम ग्राउंड स्टेट का करेंगे, किसका करेंगे? ग्राउंड स्टेट का। जब Fe का ग्राउंड स्टेट करेंगे तो हमारा क्या होगा? 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। फिर S में कितना है बच्चा? आप बोलोगे S में कितना है? तो आप बोलोगे 2 है। फिर उसके बाद P में कितना है? अभी कुछ नहीं पता P का। ठीक है, 3s और ये 3d का। क्लियर? अब इसका जब Fe का एक्साइटेड स्टेट में बनाना है, इसमें बनाना है एक्साइटेड स्टेट में। जब एक्साइटेड स्टेट में बनाएंगे तो हमारे पास CO क्या है? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो वो इसको सबको पेयर कर देगा। तो चलिए बनाते हैं इसके बारे में। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 6। तो अब देखो हमको पेयरिंग करना है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसमें उठ के आएगा, तो ये दोनों पेयरिंग कर लेंगे, तो कितना बॉक्स भरा लेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया, ये वाला आ गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या हो गया? बैकेंड हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ से देख लीजिए इसको। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट यहाँ देख लीजिए, इसके पास क्या हो गया? एक बैकेंड, एक D का हो गया, एक क्या हो गया? S का हो गया, 3 क्या हो जाएगा? P का। अब इसमें क्या हो जाएगा? CO मालिक्यूल सबको इलेक्ट्रॉन देगा, CO यहाँ देगा, CO यहाँ देगा, CO यहाँ देगा, CO यहाँ देगा। तो कितने ऑर्बिटल इसमें पार्ट कर रहे हैं? तो आप बोलोगे D का एक इसको कर रहे हैं, और इसके बाद S का एक कर रहे हैं, और P का 3 कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? DsP3। हाँ जी, DsP3। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। स्ट्रक्चर बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
ठीक है, चलो अब हम समझते हैं किसको, क्रोमियम का, क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल का, इसको आप लोग अपने से करिएगा। देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं इसके बारे में, यहाँ पर मैंने से लिए हैं, आप सीओ कर लेना बस, अब कुछ भी नहीं करना है, सब सही है, ठीक है, तो यहाँ पे बस सीओ करना है। क्लियर बच्चा लोग, आप इसका बना लीजिएगा कार्बोनिल वाला। अब हम चलते हैं किस पे, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन डाइन्यूक्लियर कार्बोनिल, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन डाइन्यूक्लियर कार्बोनिल को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो वीडियो होगा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको होती है। तो आप लोग क्या करिएगा, इतना आप लोग पढ़िए मेटल, ये जो इसका जो है डाइन्यूक्लियर कार्बोनिल का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करा देंगे, ठीक है ना, इतना आप लोग अभी पढ़िए। थैंक यू सो मच, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। थैंक यू सो मच।